अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं दिल दहला देने वाली एक बहुत ही खौफनाक कहानी, सर कटा शैतान। हामिद और उमैर ने इस बार गर्मियां गांव में गुजारने का फैसला किया था और इसके लिए उन्होंने शाम से ही अपने सामान की पैकिंग करना शुरू कर दी थी। अब्बू से उन्होंने सुबह के वक्त ही इजाज़त ले ली थी। वो दोनों जुड़वा थे और इसलिए इकट्ठे ही मैट्रिक किया था। चूँकि फर्स्ट ईयर के एडमिशन में अभी देर थी, इसलिए उन लोगों ने गांव नाना के यहाँ कुछ दिन गुजारने की ठानी। गांव के लिए आखिरी गाड़ी शाम 6:30 बजे रवाना होनी थी और गांव का रास्ता लगभग 2 घंटे का तो ज़रूर रहा होगा। अब शाम के 5 बज चुके थे और सामान भी पैक हो चुका था। उन दोनों ने जल्दी से तैयार होकर घर से निकलने से पहले अम्मी अब्बू को खुदा हाफिज कहा और बाहर निकलकर रिक्शा पकड़कर स्टेशन पर जा पहुँचे। स्टेशन चूँकि छोटा था और कोई बड़ी गाड़ी भी उस पर नहीं ठहरती थी, इसलिए इक्का दुक्का मुसाफिर ही नज़र आ रहे थे। हामिद ने सामान प्लेटफॉर्म पर रखकर टिकट घर से 2 टिकट बख्शापुर स्टेशन के ले लिए और आकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बेंच पर उमैर के साथ बैठ गया। शाम का वक्त होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर लालटेन की रोशनियां दिखाई देने लगीं। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे में इकलौता बल्ब रोशन था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। 6:45 बजे घंटी बजी, जिससे उम्मीद बंधी कि अब गाड़ी के आने का वक्त हो रहा है, और फिर ठीक 7 बजे दूर से गहरा काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और काला इंजन शोर मचाता हुआ आ पहुंचा। उसके पीछे कुल 4 डब्बे लगे हुए थे, जिनमें मुसाफिर जानवरों की तरह ठूसे हुए थे। दिन भर के लोग मजदूरी और कामकाज के लिए शहरों में निकले हुए थे, इसलिए वापसी के लिए चूंकि ये आखिरी गाड़ी थी, इसलिए हर शख्स, हर आदमी इस पर सफ़र करना अपना हक समझता था। हामिद और उमैर ने भी थैले को मजबूती से थामते हुए डब्बों में नज़रें दौड़ाने की कोशिश की कि शायद किसी डब्बे में गुंजाइश निकल आए, मगर इतने लोगों के इस स्टेशन पर उतर जाने के बावजूद भी अंदर रश उसी तरह था। बहरहाल उन्होंने किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत जगह हासिल करके थैला सीटों के ऊपर बने शेड पर रखा और सिमटा कर लोगों के बीच बैठ गए। गाड़ी को रुके 5 मिनट हो गए थे, मगर वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूछने पर पता चला कि सामने से एक सुपर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है और लाइन सिंगल होने की वजह से क्रॉस पड़ेगा, इसलिए अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। हामिद ये सुनकर परेशान हो गया। वो क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुके थे और उन्हें इस बात की फिक्र भी थी कि बख्शापुर गांव प्लेटफॉर्म से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए वो 8 बजे तक भी बख्शापुर पहुंच जाते तो उन्हें गांव का इकलौता तांगा मिल जाता। लेकिन जिस तरह वक्त गुजर रहा था और रात के साए गहरे होते चले जा रहे थे, उसे यही फिक्र सता रही थी कि अगर उन्हें कोई सवारी न मिली तो उनके लिए मसला खड़ा हो जाएगा और गांव तक का फासला उन्हें पैदल ही तय करना होगा। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि गाड़ी के दाएं तरफ एक ट्रेन तेजी से गुजरने लगी। शायद इसी ट्रेन के लिए उन्हें रोका गया था। उसके जाने के ठीक 4 मिनट बाद गाड़ी ने विसल दी और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगी। ठीक 9:15 बजे गाड़ी बख्शापुर के स्टेशन पर पहुंच गई। उन दोनों ने जल्दी से अपना थैला संभाला और प्लेटफॉर्म पर उतर गए। गाड़ी विसल देती हुई अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गई। किस्मत की खराबी, बख्शापुर उतरने वाले वही दोनों मुसाफिर थे। कोई और मुसाफिर शायद यहाँ का रहने वाला न था, इसलिए अब वो प्लेटफॉर्म पर खड़े आगे जाने का सोच रहे थे। प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी तो क्या, कोई परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक कोई बंदा न बंदे की जात। स्टेशन मास्टर के कमरे की लाइट जल रही थी। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। स्टेशन मास्टर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो सर पर टोपी रखे कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही उसने अचानक आंखें खोलकर उनकी तरफ यूं देखा जैसे उनका अचानक आ जाना उसे बहुत बुरा लगा हो। क्या बात है? उसने डांटते हुए उनसे पूछा। वो जी, हम बख्शापुर गांव जाना चाहते हैं। गाड़ी लेट होने की वजह से अब हमें शायद सवारी न मिले, इसलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ चले आए
कि शायद आप हमारी कुछ मदद कर सकें। हामिद ने थूक निकलते हुए कहा, लेकिन इस वक्त तुम्हें गांव जाने के लिए सिर्फ अपनी टांगों का ही इस्तेमाल करना होगा। और हाँ, तुम किसके यहाँ जाना चाहते हो और कहाँ से आए हो? स्टेशन मास्टर ने कुछ सोचते हुए पूछा। हम शांति नगर से आए हैं और बख्शापुर चौधरी अब्दुल हमीद के घर जाना है। वो हमारे नाना हैं, हामिद ने जवाब दिया। चौधरी अब्दुल हमीद का नाम सुनते ही स्टेशन मास्टर सीधा होकर बैठ गया। ओहो, अच्छा तो तुम चौधरी साहब के नवासे हो? अब उसका लहजा भी कुछ बदल गया था। देखो भाई, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी है। मेरा कहा मानो तो रात इस कमरे में ही गुजार दो, सुबह होते ही गांव चले जाना। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम चौधरी साहब के नवासे हो, वरना मैं किसी ऐरे गैरे को यहाँ सोने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आजकल नहर के साथ वाले खंडरात में लोगों ने एक सरकटे को निकलकर नहर के किनारे घूमते देखा है। खुदा न ख्वास्ता अगर वो तुम्हें मिल गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा, स्टेशन मास्टर ने उन्हें डराते हुए कहा। यह सुनकर हामिद हंसने लगा। वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस बात का उसे पछतावा ज़रूर था कि अगर वो नाना को सरप्राइज़ देने के चक्कर में पहले ही अपने आने का बता देता तो शायद उन्हें लेने के लिए कोई न कोई स्टेशन ज़रूर पहुंचता और गाड़ी का इंतज़ार करके ही वापस जाता। लेकिन अब क्या हो सकता था? उसने स्टेशन मास्टर की बात सुनकर कहा, सर आप सरकटे की फिक्र ना करिए, बस अब आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि बाहर चांद की रोशनी फैली हुई है, इसलिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए नहर की तरफ से ही गांव जाएंगे। ये कहकर उन्होंने थैला उठाया और स्टेशन मास्टर को हक्का बक्का छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए। बहस के दौरान 15-20 मिनट और बर्बाद हो गए थे। बहरहाल प्लेटफार्म से उतरकर गांव जाने वाले रास्ते पर उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिए। चारों तरफ चांद की दूधिया रोशनी फैली हुई थी, जिससे आसपास का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में वो पैदल चलते हुए नहर की पटरी पर चढ़ गए। रास्ता बेहद सुनसान था। दूर कहीं कहीं गीदड़ों और लकड़बग्घों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, वरना चारों तरफ एक वहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। नहर की पटरी के साथ साथ चलते हुए वो बातें भी करते जा रहे थे। चांद की रोशनी में रास्ता साफ नजर आ रहा था और उन्हें चलने में कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही थी। अब भी उन्हें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि उमैर की आंखें नहर के दाएं पटरी पर चलते हुए एक सरकटे इंसान पर गड़कर रह गईं। उसे इस तरह देखकर हामिद ने भी दूसरी तरफ देखा तो थैला सरक कर उसके कंधे से नीचे गिर गया। उसका मुंह हैरत से खुल गया। चांद की दूधिया रोशनी में नहर के दूसरे किनारे पर चलते हुए उन्हें वो सरकटा साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी गर्दन से लाल लाल ताज़ा खून एक फव्वारे की तरह उबल उबल कर उसके पूरी धड़ पर गिर रहा था, जिससे उसका सारा जिस्म खून से भीगता चला जा रहा था। चांदनी रात में इस तरह का खौफनाक मंजर एक अच्छे भले इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। वो चलते चलते रुका और उनके देखते ही देखते उस सरकटे ने नहर के ठंडे पानी में अचानक से छलांग लगा दी और तेजी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर उनका दहशत से बुरा हाल हो गया। उन्होंने तेजी से सामने नजर आने वाले खेतों में दौड़ लगा दी। दूर, बहुत दूर मकानों में जलती हुई रोशनियां उन्हें बहुत मध्यम मध्यम सी दिखाई दे रही थीं। चांद की रोशनी में भागते हुए उन्हें रास्ता साफ नजर आ रहा था, इसलिए वो सरपट अंधाधुंध गांव के नजर आने वाले मकानों की तरफ भागते चले गए। 1-2 बार उन्होंने रुककर अपने पीछे मुड़कर देखा तो दूर से उन्हें वही सरकटा भी तेजी से उन्हें अपनी तरफ भागता नजर आया। ये देखकर डर से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चांद की चांदनी में उस सरकटे की कटी गर्दन से उछलता हुआ खून दूर से अजीब डरावना मंजर पेश कर रहा था। सरकटा लगातार उन दोनों के पीछे भाग रहा था और अब फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा था। फिर इस कदर कम हो गया
कि उन्हें अपने पीछे उसके भागते कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। गांव के मकान अभी भी बहुत दूरी पर थे। वो लगातार खेतों में भागते भागते थक चुके थे, लेकिन अपनी तरफ बढ़ती हुई उस बला से बचने के लिए वो लगातार भागते चले गए। भागते भागते अचानक हामिद को ठोकर लगी और उसके पीछे लगातार भागते हुए उमैर ने अचानक लगने वाली टक्कर से बचने की कोशिश की, मगर वो भी उससे टकराकर ज़मीन पर गिर गया। और फिर वो सरकटा एक खूनी बला की तरह उनके सरों पर पहुंच गया और जैसे ही करीब पहुंचकर उसने उन्हें दबोचने की कोशिश की, अचानक कहीं से ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनते ही सरकटा पलटा, जैसे उसे हज़ारों वोल्ट का करंट छू गया हो। वापस पलटते ही उसने नहर की तरफ दौड़ लगा दी और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। उन दोनों ने सहमी नज़रों से उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, तो उन्हें एक 10-12 साल का बच्चा नज़र आया, जिसके कपड़े से पता चल रहा था कि वो किसान है। लेकिन इस वक्त उसकी यहाँ पे मौजूदगी उन्हें हैरत में डाले हुए थी। अभी वो यही सोच रहे थे कि वो बच्चा चलता हुआ उनके पास पहुँच गया। मैं अपने अब्बा के साथ ज़मीन को पानी लगाने के लिए आया हुआ था। मैंने चांद की रोशनी में तुम दोनों को गांव की तरफ भागते हुए देख लिया था और तुम्हारे पीछे भागने वाला वो मनहूस शैतान भी साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं छुपकर पेड़ों में खड़ा था। ये सरकटा पता नहीं कहाँ से हमारे गांव में आ गया है। इसे गांव के बहुत सारे लोग देख चुके हैं और डर की वजह से रात के वक्त घर से कम ही निकलते हैं, लेकिन मैं इससे नहीं डरता। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उस बच्चे के वालिद भी वहाँ पहुँच गए। उस बच्चे के वालिद ने उनसे पूछा कि बच्चों कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। जवाब में हामिद ने सारी डिटेल बता दी और ये भी बता दिया कि गांव में उनके नाना रहते हैं। ये सुनकर उसने उन्हें साथ लिया और बातें करते हुए वो गांव में पहुंच गए। उस वक्त हवेली में एक बड़े से कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हामिद और उमैर को उन लोगों ने बीच में बिठाया हुआ था और वो उन्हें सारी डिटेल बता रहे थे। नाना तो बहुत नाराज़ हो रहे थे कि उन लोगों को बताना चाहिए था कि वो किस रोज़ और किस ट्रेन से गांव आ रहे हैं, ताकि उन्हें लेने के लिए वो बंदे भेज देते और उन्हें इस परेशानी का सामना न करना पड़ता। सरकटे की खबर सारे गांव में फैल चुकी थी और इस बात ने उन लोगों की बात को कंफर्म कर दिया था जिन लोगों ने सरकटे को यूं अचानक नहर पर टहलते देखा था। चौधरी अब्दुल हमीद ने उनकी बातें सुनकर फैसला कर लिया था कि अब उस सरकटे को तलाश करके फौरन ख़त्म करना होगा, इससे पहले कि कोई आदमी उसके जुल्म का निशाना बने। रात का पिछला पहर होगा जब 10 लोगों की टोली लालटेन हाथ में लिए चुपके से रात के खूब अंधेरे में नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर खामोशी से चले जा रही थी। ये बस्ती बख्शापुर के चौधरी अब्दुल हमीद के आदमी थे। उनमें हामिद और उमैर भी शामिल थे। नाना के मना करने के बावजूद उन दोनों ने साथ जाने की जिद की थी। उसके बावजूद उन्हें साथ भेजने में चौधरी ने सख्ती से मना किया था, मगर उनकी जिद और हठ धर्मी के आगे आखिरकार उसे घुटने टेकने पड़े। लेकिन उसने उनके साथ जिन लोगों को भेजा था उन सब में बेहतरीन निशानेबाज और बहादुर थे। चौधरी ने खामोशी से उन्हें हथियार वगैरह देकर नहर के खंडरों की तरफ भेजा था और उन सब से सख्ती से ये ताकीद की गई थी कि बिना वजह फायरिंग न की जाए, कि जिससे बस्ती के लोगों में डर और खौफ फैले। वो सब खामोशी से उस नहर के किनारे पहुंच गए और रुक गए। चांद की चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। नहर के दूसरी तरफ जाने के लिए एक मोटे पेड़ का तना काटकर उसे नहर के बीच रख दिया गया था, जिस पर चलते हुए वो सब एक एक करके दूसरी तरफ पहुंच गए। कुछ कदम चलने के बाद ही सामने पुराने खंडरात दिखाई देने लगे। खंडरात चांद की रोशनी में खूब चमक रहे थे। हर किसी ने बंदूकें हाथों में थाम रखी थीं और चांद की रोशनी की वजह से लालटेन रोशन रखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हामिद ने भी लालटेन को बुझाकर हाथ में लटका लिया। वो सब इधर उधर देख रहे थे,
लेकिन दूर दूर तक सरकटे का नामो निशान तक न था। ऐसा लगता था जैसे उसे जमीन निगल गई है या आसमान खा गया हो। काफी देर तक इंतजार करने के बाद फैसला किया गया कि खंडरात के अंदर चलकर उसे तलाश किया जाए। हो सकता है वो अंदर किसी कमरे में मौजूद हो। कुछ लोगों ने इस बात को नहीं माना, मगर ज्यादातर लोगों ने जब जोर देकर अंदर चलने के लिए कहा तो सब धीरे धीरे कदम उठाते आगे बढ़ते चले गए। खंडरात में सिर्फ 3-4 कमरे ही थे और सब के सब बिना दरवाजों के थे। शायद कोई उखाड़ कर ले गया होगा। बारी बारी सब कमरों में घूमकर देखने पर उन्हें मायूसी हुई। शायद वो शिकार के लिए बाहर निकला होगा। ये सोचकर उन सब ने वापसी की ठानी। बाहर निकलते ही उनकी डर से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सरकटा जिसकी उन्हें तलाश थी, वो हैवान, वो शैतान सरकटा उनके सामने खड़ा था। गाढ़ा गाढ़ा लाल खून उसकी कटी हुई गर्दन से फव्वारे की तरह उछल उछल कर बाहर गिर रहा था, जिससे उसकी पूरी बॉडी लाल रंग में रंगती जा रही थी। उसके पांव जूतों से खाली थे और उसके दाएं हाथ में एक तेज धार वाला खांडा था, जिसकी धार चांद की दूधिया रोशनी में चमक रही थी। वो कुछ देर के लिए रुका तो उसके कदमों के नीचे खून जमा होकर एक तालाब जैसा बन गया। उनके दरमियान, उनके बीच ऑलमोस्ट 10-15 फीट का फासला होगा। फिर अचानक उस सरकटे ने उनकी तरफ कदम बढ़ाए। वो सब बिखर कर दाएं बाएं हो गए। सरकटा खांडा लहराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो उनमें से किसी एक को नुकसान पहुंचाता, एक आदमी ने देखकर गोली उसके सीने पर चलाई, मगर शायद जल्दी या घबराहट की वजह से निशाना चूक गया और गोली एक धमाके से उसके दाएं तरफ निकल गई। रात की खामोशी में गोली की आवाज़ से आसपास के पेड़ों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। सरकटा तेजी से घूमा और दोबारा उनकी तरफ बढ़ा, मगर अब वो होशियार हो गए थे। हामिद और उमैर चूंकि खाली हाथ थे, इसलिए वो एक तरफ सहमे खड़े थे। पहले तो वो बहादुरी दिखा रहे थे, मगर यूं सरकटे को अपने सामने देखकर उनका डर से बुरा हाल हो रहा था। हामिद के हाथ में लटकती हुई लालटेन नीचे गिर गई थी। सरकटा तेजी से झुकाई देकर एक बार फिर अपनी तरफ आने वाली गोली से बचा और उसके साथ ही उसने हाथ में थामा हुआ खांडा जोर से एक आदमी की तरफ उछाल दिया। खांडा ठीक निशाने पर लगा और उस आदमी के सीने पर लगकर उसके गोश्त में धंस गया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर झुककर दोहरा होता चला गया। ये देखकर बाकी लोगों ने भी एक साथ निशाने लगाए और गोलियां एक साथ निकलकर सरकटे की तरफ बढ़ीं। सरकटे ने गोलियों की बौछार से बचने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से कुछ गोलियां सीधी उसके सीने में जा घुसीं। वो एक झटके से जमीन की तरफ झुका और उसके सीने से खून का फव्वारा उबल पड़ा और देखते ही देखते कुछ देर में खून के तालाब में डूबी हुई उस सरकटे की लाश सबके सामने थी। अभी वो ये देख ही रहे थे कि बस्ती के बहुत सारे लोग हाथों में लाठियां और लालटेन उठाए उनकी तरफ भागते चले आ रहे थे। करीब पहुंचने पर उन्होंने बताया कि जैसे ही बस्ती में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने खंडरों की तरफ दौड़ लगा दी। वो सब उनकी मदद के लिए आए थे। रास्ते में उन्हें चौधरी अब्दुल हक भी मिल गए, जो पहले ही घर से हाथ में बंदूक लिए निकल पड़े थे। वहां पहुंचने पर उन्हें जब ये पता चला कि सरकटा हलाक हो गया है तो उन्होंने उन सबको कंधों पर उठा लिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें करमू के मरने का भी बहुत दुख था, जो सरकटे के हाथों हलाक हो चुका था। मगर उसने अपनी कुर्बानी देकर बस्ती के सारे लोगों को उस बला से निजात दिला दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।